अगर आप इस स्लाइडर को राइट की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो ब्राइट हो जा रहा है। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो है वो इन फोकस है और आउट ऑफ फोकस नहीं है। बिफोर और आफ्टर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। लाइटरूम मोबाइल के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे लाइटरूम मोबाइल का इस्तेमाल करके आप अपने फोटोज को बहुत ही अच्छी तरह से एडिट कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं लाइटरूम मोबाइल के हर एक टूल्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लाइटरूम मोबाइल के हर एक टूल का वर्किंग कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए और आप कोई भी फोटो को अपने पसंद के हिसाब से बहुत इजीली एडिट कर पाए। ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स में मैंने देखा है कि लोग एक फोटो को एडिट करके दिखा देते हैं, विच इज़ ग्रेट, पर उन ट्यूटोरियल्स को देख के आप ये समझ नहीं पाते हैं कि वो लोग जो डिसीजन ले रहे हैं एडिट करने के लिए, जैसे कि कोई स्लाइडर को इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया, तो वो क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उन लोगों का फोटो तो एडिट हो जाता है, लेकिन आप जब अपने फोटोज को एडिट करने जाते हैं तो आपका एडिटिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक फोटो अलग अलग लाइटिंग सिनेरियो में खिंचा हुआ होता है और हर एक फोटो का रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। तो आप किसी और का एडिटिंग का सेटिंग्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके अच्छा रिजल्ट पाने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अलग अलग फोटोज का एडिटिंग का रिक्वायरमेंट्स अलग होता है और आपको फोटो के हिसाब से ही एडिटिंग करना होता है, चाहे आप लाइटरूम मोबाइल से करें या फिर स्नैपसीड से करें या फिर फोटोशॉप से करें या फिर कोई भी और दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करें। लेकिन अगर आपको फोटो एडिटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो हर एक एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, वो अगर आपको पता होता है तो आप कोई भी एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली आप अपने फोटोज को जो टोन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, विच आई बिलीव इज अ मच मोर एफिशिएंट वे ऑफ एडिटिंग। तो इसमें क्या होगा, आपको स्लाइडर्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके ट्रायल एंड एरर करके देखना नहीं पड़ेगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। आपको पहले से ही पता होगा कि आप इस तरह का कुछ रिजल्ट चाह रहे हैं, इसलिए आप स्लाइडर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब आपको पहले से ही ऑब्जेक्टिव पता रहेगा कि आपको इस तरह का एडिटिंग चाहिए और वो पाने के लिए आपको कैसा एडजस्टमेंट करना होगा वो आपको पहले से ही पता होगा। तो कोई भी फोटो को आप बहुत ही इजीली अपने हिसाब से एडिट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइटरूम मोबाइल के हर एक टूल को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और फोटो एडिटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आखिर में मैं एक फोटो को भी एडिट करके दिखा दूंगा कि मैं कैसे लाइटरूम मोबाइल से एडिट करता हूँ। हालांकि मैं लाइटरूम मोबाइल का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डेस्कटॉप में फोटोशॉप की मदद से ही मेरा जो भी एडिटिंग का काम है वो करता हूँ। लेकिन अगर मुझे कभी लाइटरूम मोबाइल का इस्तेमाल करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगा वो आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभदीप मंडल, मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर और एक गिटारिस्ट भी हूँ। इस चैनल पे मैं शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, फोटो और वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स और गिटार के ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इनमें से कोई भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। So getting all those things out of the way, let's get started with the video। तो पहले समझते हैं कि आप एक इमेज को अच्छा कब बोलेंगे, जब उसका एक्सपोजर ठीक रहेगा, मतलब वो जो इमेज है वो ज़्यादा डार्क भी ना हो, वो ज़्यादा ब्राइट भी ना हो, वो प्रॉपरली एक्सपोज रहे, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपरली एक्सपोज्ड होना। अगर एक इमेज प्रॉपरली एक्सपोज नहीं है और वो थोड़ा डार्क है तो उसे हम कहते हैं कि वो इमेज अंडर एक्सपोज है, और अगर एक इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो उसे हम कहते हैं कि ओवर एक्सपोज है। और जब आपका इमेज प्रॉपरली एक्सपोज होता है तो हमें हमारा इमेज का जो सब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल होता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो है वो इन फोकस है और आउट ऑफ फोकस नहीं है, मतलब आपका जो फोटो है उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो ब्लरी नहीं है। और इस स्टेप को आपको आप जब फोटो को कैप्चर कर रहे हैं उसी टाइम पे ठीक से फोकस को सेट करके लेना होगा, क्योंकि अगर आपका फोटो आउट ऑफ फोकस आता है तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग में उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर थोड़ा बहुत सॉफ्ट रहता है तो आप टू सम एक्सटेंट शार्पन करके उस फोटो को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस है तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग में उस इमेज का कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको वो फोटो पसंद आया था तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए फोटो खींचने के टाइम पे ही। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपके जो इमेज है उसका जो व्हाइट बैलेंस है वो प्रॉपरली सेट किया हुआ है। ये भी आपको फोटो खींचने के टाइम पे ही सेट करना होगा प्रॉपरली। अगर आपका व्हाइट बैलेंस ऑफ रहेगा तो हो सकता है कि आपके इमेज में एक ब्लू ग्रीन टिंट आए या फिर ऑरेंज मैजेंटा का भी टिंट आ सकता है, मतलब आपके जो इमेज है उसमें एक कूल या फिर वार्म टोन आ सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके इमेज में जो व्हाइट पॉइंट है वो एग्जैक्ट व्हाइट ना होके थोड़ा ब्लू या फिर ऑरेंज दिख सकता है, और इसके वजह से आपका जो पूरा इमेज है उस होल इमेज में ही एक कलर कास्ट आ जाएगा। और व्हाइट बैलेंस ऑफ होने की वजह से आपके इमेज में जो भी कलर्स है वो सभी थोड़ा शिफ्टेड होगा और आपके इमेज में जो ओरिजिनल कलर्स आने चाहिए थे वो नहीं आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इमेज को कैप्चर करने के टाइम पे कि आप अपने कैमरे का व्हाइट बैलेंस
ठीक से सेट कीजिए उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे आप फोटो को कैप्चर कर रहे हैं और वहाँ पे कैसा लाइटिंग कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग। व्हाइट बैलेंस को ठीक से सेट करने की वजह से आपके इमेज का जो भी कलर्स है वो बहुत ही नेचुरल दिखेगा और लाइटरूम मोबाइल की मदद से आप कलर्स को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से कोई भी कलर टोन दे सकते हैं और अपने इमेजेस को एक सिनेमैटिक लुक भी दे सकते हैं, विच आई विल शो यू। याद रखिए आपको एडिटिंग करना चाहिए अच्छे इमेजेस को और भी बेहतर बनाने के लिए। अगर आपके ओरिजिनल इमेज में ही दम नहीं है तो आप जितना भी एडिट कर लीजिए आपका फोटो कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं ऑब्वियसली फोटो मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक जो एडिटिंग होता है उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो कंपोजिशन, फ्रेमिंग, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों को अगर हम साइड में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके इमेज का ये तीन चीज, एक्सपोजर, फोकस और व्हाइट बैलेंस, ये तीन टेक्निकल चीज ऑन पॉइंट होना बहुत ही जरूरी है। तो एक्सपोजर को प्रॉपर्ली एडजस्ट करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसका हम हेल्प लेते हैं और उसे कहते हैं हिस्टोग्राम। तो अगर आपको हिस्टोग्राम के बारे में नहीं पता है तो मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हिस्टोग्राम क्या है और कैसे हम इसका यूज करते हैं। हिस्टोग्राम एक बहुत ही सिंपल टूल है। ये आप कह सकते हैं आपके इमेज का ब्राइटनेस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और ये आपको एक्सपोजर सेट करने के टाइम पे ठीक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जब आप फोटो को कैप्चर करते हैं तब भी आप एक्सपोजर सेट करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं और एडिट करने के टाइम पे भी हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। और किसी इमेज का एक्सपोजर अगर थोड़ा बहुत ऑफ रहता है तो आप एडिटिंग के टाइम पे हिस्टोग्राम देख के उस इमेज का एक्सपोजर प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हिस्टोग्राम क्यों जरूरी है? हम जो भी इमेजेस एडिट करते हैं वो डिजिटल स्क्रीन पे देखकर एडिट करते हैं। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर पे एडिट कर रहे हैं तो हम मॉनिटर पे देखते हैं इमेज को। अगर आप मोबाइल फोन से एडिट कर रहे हैं तो आप अपने इमेज को मोबाइल फोन में देख रहे हैं। तो आप उस इमेज को कैसा देख रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर या फिर आपके मॉनिटर के डिस्प्ले के क्वालिटी के ऊपर। और इसीलिए जब आप एक इमेज को डिफरेंट मॉनिटर पे या फिर डिफरेंट मोबाइल फोन में देखते हैं तो आपका जो कलर्स है या फिर जो भी एक्सपोजर है जो आपने एडिट किया है वो डिफरेंट हो जाता है, उसमें चेंजेस देखते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी एडिटिंग करने के वक्त इन डिस्प्लेस को 100% ट्रस्ट नहीं करना है। तो मान लीजिए आप अपने इमेज का एक्सपोजर सेट करना चाह रहे हैं और आपके मोबाइल में आपको लग रहा है कि ये इमेज थोड़ा अंडर एक्सपोज है और उस इमेज का एक्सपोजर को आप बढ़ा देते हैं, लेकिन इन रियलिटी हो सकता है कि आपका इमेज प्रॉपर्ली एक्सपोज था और आपने उस इमेज को ओवर एक्सपोज कर दिया। लेकिन अगर आप हिस्टोग्राम का यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा कि आपका इमेज प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड है या फिर अंडर एक्सपोज्ड है या फिर ओवर एक्सपोज्ड है। तो आपको एडिटिंग के टाइम पे डिसीजन लेने में आसानी होगा। आपको पता चलेगा कि आपके मोबाइल में ही आपको ये इमेज अंडर एक्सपोज लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इमेज अंडर एक्सपोज नहीं है, ये प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड है। और आप हिस्टोग्राम देख के वो डिसीजन ले सकते हैं। और जब आपका एडिटिंग कंप्लीट होगा तब जब आप किसी भी मॉनिटर या फिर कोई भी मोबाइल फोन या फिर कोई भी डिस्प्ले में देखेंगे तो आपको उस इमेज का एक्सपोजर का उतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत ही डिजायर्ड चीज है। तो एक प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड इमेज का हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पे ये रीजन उस इमेज का शैडो एरिया को डिफाइन करता है, ये रीजन इमेज का मिड टोन्स को डिफाइन करते हैं और ये रीजन इमेज का हाईलाइट्स को डिनोट करते हैं। अगर इमेज ओवर एक्सपोज हो जाता है तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है और इसका मतलब है आपके इमेज में ज्यादा से ज्यादा पिक्सल्स हाईलाइट्स की तरफ है और इसलिए आपका जो इमेज है वो ओवर एक्सपोज हो गया है। और कन्वर्सली अगर हिस्टोग्राम में आप देख रहे हैं कि आपका जो ये ग्राफ है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है तो आप कह सकते हैं कि आपका इमेज अंडर एक्सपोज्ड है, क्योंकि आपकी इमेज में जितने भी सारे पिक्सल्स है वो ज्यादा से ज्यादा शैडो एरिया की तरफ कंडेंस्ड है। नाउ कमिंग टू द सेटिंग्स, अब कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन में आपको ये 6 सेटिंग्स देखने को मिलेगा, जो है एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शैडोज, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। अगर आप ये 6 सेटिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप कोई भी इमेज का एक्सपोजर बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली एडजस्ट कर पाएंगे। तो चलिए इन सेटिंग्स को एक एक करके समझते हैं। और मैं आपको ये भी कह देता हूं कि यही सेटिंग्स आपको प्रीमियर में जब आप एक वीडियो को कलर ग्रेडिंग करने जाएंगे तब भी लुमेट्री कलर के जो बेसिक एडजस्टमेंट्स टैब होता है वहां पे देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन सेटिंग्स के बारे में समझना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इन सेटिंग्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहले आता है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर का मतलब क्या है? एक्सपोजर का मतलब है मिड टोन्स। मिड टोन्स ही आपका एक्सपोजर है और ये एक्सपोजर स्लाइडर आपके जो मिड टोन्स है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर आप इस स्लाइडर को राइट की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो ब्राइट हो जा रहा है, मतलब आपका जो मिड टोन्स है वो हाईलाइट्स की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। और अगर आप इस एक्सपोजर स्लाइडर को डिक्रीज करेंगे तो आपका जो एक्सपोजर होगा वो शैडोज की तरफ मूव करने लगेगा और आपका जो इमेज है वो डार्क होने लगेगा। तो अगर आपको एक ऐसा इमेज मिल रहा है जहां पे आपको लग रहा है कि आपका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा डाउन है, मतलब थोड़ा अंडर एक्सपोज है, तो आप इस स्लाइडर को राइट की तरफ मूव करके आपके जो एक्सपोजर है उसे थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपके इमेज ओवर एक्सपोज है और आप उसे थोड़ा कम करना चाह रहे हैं तो आप एक्सपोजर स्लाइडर को
लेफ्ट की तरफ मूव कीजिए। क्वाइट सिंपल। और मैंने ऑलरेडी कहा कि हिस्टोग्राम के इस हिस्से को हम शैडोज कहते हैं और इस हिस्से को हम हाईलाइट्स कहते हैं। और ये जो शैडोज और हाईलाइट स्लाइडर है वो इमेज के शैडोज और हाईलाइट्स को ही कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर आप हाईलाइट स्लाइडर को राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपका जो हाईलाइट्स है वो और भी ब्राइट होने लगेगा, और हाईलाइट स्लाइडर को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो आपका जो हाईलाइट्स है वो डार्क होने लगेगा। मतलब अगर आपके इमेज में हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट है और आप उसे थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट स्लाइडर को डिक्रीज कर सकते हैं, और इससे आपका जो इमेज का जो हाईलाइट्स है वो थोड़ा टेम हो जाएगा। सिमिलरली आप समझ ही सकते हैं शैडो स्लाइडर से हम इमेज के शैडोज को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इमेज का जो डार्क पोर्शन है वो बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है और आप वो डार्क सेक्शंस को थोड़ा ब्राइट करना चाहते हैं, या फिर आप शैडो पोर्शन में थोड़ा बहुत डिटेल लाना चाहते हैं, तो आप इस शैडो स्लाइडर को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो डार्क एरिया है वो इनफ डार्क नहीं है, वो थोड़ा ग्रेइश लग रहा है और उसे आप और भी ज्यादा डार्क करना चाह रहे हैं ताकि आपका जो इमेज है वो बहुत ज्यादा क्रंची लगे, तो आप इस शैडो स्लाइडर को डिक्रीज कर सकते हैं। और ये जो ब्लैक्स और व्हाइट स्लाइडर है इससे इमेज का एक्सट्रीम डार्क पॉइंट और एक्सट्रीम व्हाइट पॉइंट्स कंट्रोल किया जाता है। मतलब आपके इमेज में जो ब्राइटेस्ट एरिया है उसे आप इस व्हाइट स्लाइडर से कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके इमेज में जो डार्केस्ट एरियाज है उसे आप इस ब्लैक स्लाइडर से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये जो ब्लैक पॉइंट है ये एकदम ब्लैक को कंट्रोल नहीं करता है, और ये जो व्हाइट स्लाइडर है ये भी एकदम व्हाइट्स को कंट्रोल नहीं करता है। ये व्हाइट स्लाइडर उन पिक्सल्स को अफेक्ट करता है जो अगर थोड़ा और ज्यादा ब्राइट होता तो व्हाइट हो जाता। इस तरह का जो भी पिक्सल्स है उसे ये व्हाइट स्लाइडर कंट्रोल करता है। और ये जो ब्लैक स्लाइडर है वो आपके इमेज में ऐसा जो भी पोर्शन है जो अगर थोड़ा और डार्क होता तो वो पूरा का पूरा ही ब्लैक हो जाता, उस पोर्शन को कंट्रोल करता है। मतलब आपके इमेज में जो डार्केस्ट पोर्शन है वो इस ब्लैक स्लाइडर से हम कंट्रोल करते हैं, और आपके इमेज में जो ब्राइटेस्ट पोर्शन है उसे हम इस व्हाइट स्लाइडर से कंट्रोल करते हैं। और इमेज के डार्केस्ट और ब्राइटेस्ट पोर्शंस के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा होगा, अगर डिफरेंस कम है तो कॉन्ट्रास्ट कम होगा। मतलब आपके इमेज में जो डार्क पोर्शंस है वो अगर बहुत ही ज्यादा डार्क है और आपके इमेज में जो हाईलाइट्स है वो अगर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है तो आपका इमेज का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इमेज का जो हाईलाइट्स है अगर वो भी उतना ज्यादा ब्राइट नहीं है, वो एक ब्राइट ग्रे की तरह दिख रहा है, और इमेज का जो डार्केस्ट पोर्शन है वो भी उतना ज्यादा डार्क नहीं है बल्कि वो भी एक डार्क ग्रे की तरह दिख रहा है, तो आपका जो इमेज है वो थोड़ा फ्लैट दिखेगा और हम कहेंगे कि इसका कॉन्ट्रास्ट कम है। बट नॉट नेसेसरली दिस इज अ बैड थिंग। कई कबार ये बहुत ही अच्छी चीज होता है क्योंकि इससे आपका जो इमेज का डायनेमिक रेंज है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आपने कभी अगर लॉग प्रोफाइल में वीडियो को कैप्चर किया है तो आप देखते हैं कि आपका जो वीडियो आता है वो बहुत ही फ्लैट दिखता है, और जब आप अलग से कॉन्ट्रास्ट को ऐड करते हैं तो वो उभर के आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब आपका जो इमेज है वो ना तो ओवर एक्सपोज है ना तो अंडर एक्सपोज है, और आप एडिटिंग में अपने हिसाब से उसका जो हाईलाइट्स है उसे जहाँ पे होना चाहिए वहां पे सेट करते हैं, और उसका जो शैडोज है उसे जहाँ पे होना चाहिए उसको वहां पे सेट करते हैं। तो आपका जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी बढ़ जाता है और आपका जो इमेज है वो भी प्रॉपरली एक्सपोज होता है। लेकिन अगर आपका इमेज पहले से ही बहुत ही ओवर एक्सपोज होकर आया है तो आप उसे पोस्ट प्रोसेसिंग में ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप फोटो को खींच रहे हैं तब अगर आपका इमेज का कॉन्ट्रास्ट कम है तो वो एक अच्छी चीज हो सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि उस तरह का इमेज को एडिट भी करना होता है एक प्रॉपर लुक देने के लिए। तो अगर आप बहुत सारा इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं तो आपको उन सभी इमेजेस को एडिट भी करना होगा, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और थंडरस्टॉर्म भी आ रहा है, तो हो सकता है ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, सो प्लीज बियर विथ मी, ओके। और लाइटरूम मोबाइल में जाने से पहले एक फाइनल चीज मैं कहना चाहूंगा वो है कि अगर आपके इमेज जेपीईजी फॉर्मेट में है तो आप इमेज को उतना ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे जितना कि अगर आपका इमेज रॉ में होता, क्योंकि रॉ फोटोज में कोई भी सेटिंग्स बेक्ड इन नहीं रहता है, उसमें बहुत ज्यादा डेटा रहता है और इसीलिए आप एडिटिंग में रॉ इमेजेस को बहुत ज्यादा पुश कर सकते हैं। हो सकता है कि एक ओवर एक्सपोज जेपीजी इमेज को आप एडिटिंग में प्रॉपर एक्सपोज ना कर पाए और उसे रिकवर भी ना कर पाए, लेकिन अगर वही इमेज का एक रॉ वर्जन आपके पास होता है तो हो सकता है कि आप एडिटिंग में उस ओवर एक्सपोज्ड इमेज को जो आपको लग रहा था कि आप यूज ही नहीं कर पाएंगे उसे आप एडिटिंग करके सेव भी कर सकते हैं। सो कीप दिस इन माइंड। मैं अपने इमेजेस को रॉ और जेपीजी दोनों वर्जन में ही सेव करता हूं। आप अगर एक डीएसएलआर यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें एक सेटिंग मिल जाएगा, आप चाहे तो एक ही साथ एक ही फोटो को रॉ और जेपीजी दोनों वर्जन में सेव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप जब इमेज को चेक करते हैं तो आप जेपीजी वर्जन का यूज करते हैं और आप क्विकली इमेजेस को देख सकते हैं, और जिन इमेजेस को आप फाइनलाइज करते हैं उनका ही रॉ वर्जन से आप उस इमेज को एडिट करते हैं। तो आई होप कि आपको हिस्टोग्राम क्या है वो अच्छे से पता चल गया है और आप नेक्स्ट टाइम से हिस्टोग्राम का यूज करके अपने इमेजेस को प्रॉपर्ली एक्सपोज कर पाएंगे। पर यह भी ध्यान रखिए कि आपको हमेशा
पूरा का पूरा हिस्टोग्राम के ऊपर ही डिपेंड नहीं करना है, आपको अपना आईज और इंटेलेक्ट का भी यूज करना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी इमेज में आपका जो हिस्टोग्राम दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि आपका एक्सपोजर प्रॉपर है, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो इमेज अंडर एक्सपोज है। जैसे कि अगर आप एक बैकलाइट इमेज को एडिट कर रहे हैं तो वहां पे हो सकता है कि आपका जो इमेज है उसे अगर हिस्टोग्राम देख के आप एडिट करेंगे तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो एक्चुअली बैकलाइट था, हो सकता है कि वो मेन सब्जेक्ट ही अंडर एक्सपोज हो जाए। तो वहां पे आपको अपना दिमाग का यूज करना होगा और आपको वो अपने हिसाब से प्रॉपरली एक्सपोज करना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हिस्टोग्राम आपके मदद के लिए है, लेकिन आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा। वो डिसीजन तो आपको खुद लेना है और आप किस तरह का डिसीजन लेते हैं वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, और वही आपको मुझसे या फिर कोई दूसरे बंदे से डिफरेंशिएट करता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो आई होप कि आपको हिस्टोग्राम और लाइटरूम के ये जो बेसिक सेटिंग्स है इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मैं जब कलर ग्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा तब भी लुमेट्री कलर के बेसिक एडजस्टमेंट्स में आपको यही सेटिंग्स देखने को मिलेगा। ये एग्जैक्ट सेटिंग्स कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, और आपके जो इमेज है वो किस तरह का आउटपुट लाएगा उसका 90% डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्सपोजर को सेट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को स्किल शेयर के बारे में बताना चाहूंगा। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ पे अगर आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्किल शेयर के हर एक हाई क्वालिटी ट्यूटोरियल का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर कोई भी और क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है और आप वो ठीक तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप स्किल शेयर से वो स्टेप बाय स्टेप सीख पाएंगे। और जैसे कि मैं खुद एक स्किल शेयर का प्रीमियम मेंबर हूँ और मैं अभी एक पियानो का और सिनेमा 4D का कोर्स कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी कुछ सीखना है, आपको भी कोई स्किल डेवलप करना है और आप वो स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं और सीरियसली सीखना चाहते हैं तो आप स्किल शेयर ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्किल शेयर का एक लिंक दे दूंगा। अगर आप उस लिंक पे जाके क्लिक करके स्किल शेयर ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 महीने का प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। और इन 2 महीनों में आप स्किल शेयर को ट्राई कर सकते हैं, आप कोई भी क्लास ले सकते हैं, और अगर आपको स्किल शेयर पसंद आता है तो ही आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना है तो आप 2 महीना यूज करके अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पर आई बिलीव कि आपको स्किल शेयर बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप नए नए स्किल्स सीखना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो स्किल शेयर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो लिंक है आप उसी से सब्सक्राइब कीजिए तो आपको 2 महीने का प्रीमियम एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो अभी चलिए देखते हैं कि लाइटरूम में इन सेटिंग्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लाइटरूम मोबाइल खोल लिया है। मेक श्योर कि आप लाइटरूम मोबाइल के लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज को ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है। ये इमेज मैंने कैनन का एक DSLR से लिया है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे शो इन्फो ऑप्शन को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये एक .cr2 फाइल है जो कैनन का रॉ फाइल है। तो फिलहाल के लिए इन्फो को ऑफ कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हिस्टोग्राम को ऑन कर दे रहा हूँ। तो आपको हिस्टोग्राम देख के पता चल रहा है कि ये इमेज प्रॉपरली एक्सपोज्ड है। ये ना तो ओवर एक्सपोज्ड है और ना ही अंडर एक्सपोज्ड है। लेकिन क्योंकि ये एक बैकलिट इमेज है, आप देख सकते हैं पीछे आसमान है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा अंडरलिट है, तो उसे हम एडिट करके एडजस्ट करेंगे। तो लाइटरूम में जितने भी सारे टूल्स है वो आपको यहाँ पे इस नीचे वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो हम एक एक करके हर एक टूल को समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टूल अवेलेबल है उसका नाम है सिलेक्टिव। इस टूल से आप सिलेक्टिव एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लस बटन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो पहला वाला ब्रश ऑप्शन है, अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने हिसाब से इमेज के ऊपर एक पोर्शन को ड्रॉ कर सकते हैं और उस पोर्शन के ऊपर सिलेक्टिवली कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे इस सब्जेक्ट के फेस के ऊपर थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना है तो मैं चाहूँ तो इस ब्रश टूल की मदद से सब्जेक्ट के फेस के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इमेज का ये पोर्शन सिलेक्टेड है और अभी नीचे जो भी चेंजेस मैं करूँगा उसका इफेक्ट सिर्फ इमेज के इस पोर्शन के ऊपर ही आएगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लाइट में जाके एक्सपोजर को बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ सब्जेक्ट के फेस के ऊपर ही एक्सपोजर बढ़ रहा है। मैं चाहूँ तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे और कुछ नहीं करूँगा, फिर जाके प्लस बटन को फिर से दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन है, ये जो सर्कुलर ऑप्शन है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। ये भी आप समझ सकते हैं कि सर्कल के अंदर जो भी पोर्शन सिलेक्टेड है और यहाँ पे जो भी मैं अभी एडजस्ट करूँगा उसका इफेक्ट सर्कल के अंदर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये जो इन्वर्ट बटन है
इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा और अभी जो भी मैं एडजस्टमेंट्स करूंगा वो इस सर्कल का बाहर का जो हिस्सा है उसके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे कलर में जाके बैकग्राउंड का जो टेम्परेचर है उसे थोड़ा कम करूंगा और उसका एक्सपोजर भी थोड़ा सा डाउन करूंगा ताकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है एक ग्रेडियंट फिल्टर। अगर इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आप चाहे तो इस तरह से एक ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं डालना है, मुझे रेडियल फिल्टर से ही काम करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अंडू दबा दूंगा। अगर हम यहाँ पे जो ये बटन है इसे दबाएंगे तो हम बिफोर एंड आफ्टर को चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए ये हमारा बिफोर का था और ये आफ्टर हो गया। अगर मुझे अभी फिर से थोड़ा फाइन ट्यून करना है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसका जो एडजस्टमेंट्स था उसे और भी फाइन ट्यून कर सकता हूँ। अभी मुझे ठीक लग रहा है तो यहाँ पे मैं सिलेक्टिव एडिट्स विंडो को क्लोज कर दूंगा। फिर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये है हीलिंग। तो अगर मुझे यहाँ पे ये जो ब्लेमिश है इसे अगर हटाना है तो मैं ये हीलिंग टूल का यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ इस हीलिंग ब्रश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है इससे आप साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये साइज ठीक है। फिर इसके बाद जहाँ पे मुझे हील करना है उसके ऊपर क्लिक करना है और ये अपना काम कर देगा। जहाँ जहाँ पे मुझे हील करना है मुझे सिर्फ वहाँ पे एक टैप करना होगा और लाइट रूम अपने हिसाब से हील कर देगा। मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो ये मेरा हीलिंग हो गया। मुझे सिर्फ यहाँ पे इस राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर और आफ्टर। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर आपको इमेज को क्रॉप करना है तो यहाँ पे आप इस क्रॉप ऑप्शन में आ सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इमेज को स्ट्रेट करना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ इस स्ट्रेटन ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली लाइटरूम इस इमेज को स्ट्रेट कर देगा। आप देख सकते हैं लाइटरूम ने इस इमेज को 0.31 डिग्री रोटेट किया है जिससे ये इमेज स्ट्रेट हो गया। अगर मुझे एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है तो यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक कर सकता हूँ और मुझे अगर एक स्क्वायर इमेज चाहिए तो इस 1:1 क्रॉप रेशियो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई दूसरा रेशियो चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे कि अगर मुझे ये इमेज इंस्टाग्राम पे डालना है तो मैं यहाँ पे 5:4 ये ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और जैसे कि इंस्टाग्राम का क्रॉप है 4:5 तो मुझे ये एस्पेक्ट रेशियो को स्वैप करना होगा और वो करने के लिए आप यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ये 4:5 में आपको ये रेशियो दे देगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्रॉप नहीं करना है, मैं जो ओरिजिनल रेशियो है वही सिलेक्ट करूंगा। तो मैं सिर्फ यहाँ से ये जो स्ट्रेटन ऑप्शन है वो यूज किया। अगर आपको इमेज को फ्लिप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप रोटेट कर सकते हैं। दिस आर प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस राइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स मिल जाएगा जो आप समझ सकते हैं कुछ प्रीसेट्स की तरह है। आप अगर इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक प्री डिफाइंड प्रीसेट मिल जाएगा। आप चाहे तो ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं करना है तो हम इसे क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे एक ऑटो बोल के बटन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। कभी कभार आपको ये बटन यूज करने से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ऑटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे इसे अंडू कर देते हैं। फिर जाके आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है लाइट। यहाँ पे आप अपना एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं जो हमने अभी सीखा है। मैंने इन सभी सेटिंग को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, शैडोज, व्हाइट्स और ब्लैक्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्विकली एक्सपोजर को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा ताकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो और भी ज्यादा पॉपअप करे। फिर मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम करूंगा ताकि ओवरऑल इमेज का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम हो और जो शैडोज है उसमें थोड़ा सा डिटेल आए। हम बाद में कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हैं। फिर मैं हाईलाइट्स को थोड़ा कम करूंगा, शैडोज को थोड़ा बढ़ाऊंगा, व्हाइट स्लाइडर को कम करूंगा ताकि मेरा जो हाईलाइट है वो रिकवर हो जाए। और मैं हिस्टोग्राम देख के इस व्हाइट स्लाइडर को ठीक से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं व्हाइट स्लाइडर को यहाँ पे रखने से हिस्टोग्राम में आपका व्हाइट पॉइंट एकदम ठीक जगह पे रहेगा। फिर ये जो ब्लैक पॉइंट है इसे थोड़ा मैं बढ़ाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो इमेज है उसमें एक सॉफ्ट लुक आ गया है। अभी हम कर्व्स का इस्तेमाल करके थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं। मैंने कर्व्स का ऑप्शन खोल लिया है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। ये जो व्हाइट पॉइंट है इससे आप इमेज का लुमिनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नीचे वाला पॉइंट आपके इमेज का शैडो सेक्शन को डिफाइन करता है और ये ऊपर वाला पॉइंट आपके इमेज का हाईलाइट्स को डिफाइन करता है। अगर आप नीचे वाला पॉइंट को राइट की तरफ खींचेंगे
तो आपका जो शैडोज़ है वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और अगर आप इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आपकी इमेज में जो डार्क पॉइंट है वो ब्राइट होता जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस वाइट पॉइंट को नीचे लाएंगे तो आपके इमेज का जो हाईलाइट्स है वो डार्क हो जाएगा। और अगर आप इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो आपके इमेज का जो हाईलाइट्स है वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। और इस लाइन का एकदम बीच का पॉइंट आपके इमेज का मिड टोन्स को डिफाइन करता है। अगर आप इस मिड पॉइंट को ऊपर की तरफ लाएंगे तो आपके इमेज का जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप इसे नीचे की तरफ लाएंगे तो आपके इमेज का जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक स्लाइट इस कर्व क्रिएट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो शैडो सेक्शन है उसे थोड़ा हम कम करेंगे और आपका जो हाईलाइट्स है उसे थोड़ा यहाँ पे ब्राइट करेंगे। तो इससे इमेज में कॉन्ट्रास्ट आएगा। और फेडेड लुक देने के लिए मैं जो एक्सट्रीम ब्लैक पॉइंट है उसे थोड़ा ऊपर उठा दूंगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रास्ट। अगर हम चाहे तो कलर कॉन्ट्रास्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इस रेड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा तो आपको पता है रेड का ऑपोजिट कलर है सायान। तो अगर हम शैडो सेक्शन से रेड को डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है शैडो में सायान इंक्रीज होगा। अगर हम शैडो सेक्शन में रेड को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो शैडो सेक्शन है वहाँ पे रेड इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर हम हाइलाइट्स में रेड को डिक्रीज करेंगे तो उसका मतलब है हाइलाइट्स में सायान इंक्रीज होगा। अगर हम हाइलाइट्स में रेड को इंक्रीज करेंगे तो आपका ओवरऑल इमेज में हाइलाइट्स में रेड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ग्रीन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो ग्रीन का ऑपोजिट कलर है मैजेंटा। तो अगर हम शैडो सेक्शन से ग्रीन को डिक्रीज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम मैजेंटा को शैडोज में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और अगर हमें शैडोज में ग्रीन इंट्रोड्यूस करना है तो हमें सिर्फ इस शैडो पॉइंट को ऊपर की तरफ इंक्रीज करना होगा। सिमिलरली अगर हम हाइलाइट्स में ग्रीन डालना चाहेंगे तो हमें इस हाईलाइट पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लाना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हाईलाइट से ग्रीन डिक्रीज किया जाए तो उसका मतलब होगा हम हाईलाइट्स में मैजेंटा इंट्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली अगर हम ब्लू पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो ब्लू का ऑपोजिट कलर है येलो। RGB का ऑपोजिट कलर होता है CMY। रेड का सायान, ग्रीन का ऑपोजिट कलर मैजेंटा और ब्लू का ऑपोजिट कलर येलो। तो सिमिलरली अगर हम शैडो से ब्लू को डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब हम शैडो में येलो इंट्रोड्यूस कर देंगे। और अगर हमें शैडो में ब्लू को इंक्रीज करना है तो हमें सिर्फ इस पॉइंट को ऊपर लाना होगा। और अगर हमें हाइलाइट्स में ब्लू चाहिए तो हमें इस ब्लू कर्व का हाईलाइट पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लाना होगा। तो इसका मतलब हाइलाइट्स में ब्लू इंट्रोड्यूस होगा। और अगर हम ब्लू को हाईलाइट से डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब येलो को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम यहाँ पे एक सिनेमैटिक लुक देने के लिए एक कलर कॉन्ट्रास्ट यूज कर सकते हैं। तो कलर कॉन्ट्रास्ट देने के लिए हम यहाँ पे शैडो में थोड़ा सा ब्लू डाल सकते हैं और हाईलाइट से वो ब्लू हटा दे सकते हैं। और रेड में भी हम एक स्कर्फ डालेंगे। रेड चैनल में हम चाह रहे हैं कि शैडो में थोड़ा सा सायान इंट्रोड्यूस करना और हाईलाइट्स में थोड़ा सा रेड। तो आप देख सकते हैं ये एक सिनेमैटिक लुक आ गया है। ये हमारा बिफोर था और ये है हमारा आफ्टर। फिर इसके बाद हम इस इमेज का कलर को थोड़ा और डिटेल में एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें आना होगा इस नेक्स्ट टूल के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम चाहे तो इमेज का जो वाइट बैलेंस है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेंस को बढ़ाना है और सैचुरेशन को भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो बाय द वे अगर आपको वाइब्रेंस और सैचुरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानना है तो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने वाइब्रेंस और सैचुरेशन के बीच में जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो यहाँ पे मैंने वाइट बैलेंस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये मिक्स बोल के एक ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आप कलर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आइए। तो मान लीजिए मुझे जो स्किन टोन है उसे थोड़ा सा ठीक करना है। तो यहाँ पे एक बटन है। इस बटन को अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आप ह्यू को सिलेक्ट कर लेंगे तो ह्यू का मतलब है कलर। तो आप एक ह्यू को टारगेट कर रहे हैं और उस ह्यू का जो कलर है उसे चेंज कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप ये जो रेड कलर है इसे टारगेट करना चाहते हैं और इसका जो कलर है उसे ही चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ह्यू स्लाइडर से कर सकते हैं। इसका मतलब है आप इस कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर टारगेट कर रहे हैं और आप इसे चेंज कर दे रहे हैं। देखिए ये कलर ही चेंज हो जा रहा है। अगर मान लीजिए ये सैचुरेशन में सिलेक्टेड है तो आप इस कलर को टारगेट कर सकते हैं और इसका जो सैचुरेशन है उसे कम या फिर बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लुमिनेंस चेंज करना है तो आपको एक कलर को सिलेक्ट करना है या फिर टारगेट करना है और उसका जो ब्राइटनेस वैल्यू है उसे आप कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस का कंट्रोल। तो इसे हम यहाँ पे अंडू कर देते हैं। तो अभी हम पहले ये जो स्किन टोन है, स्किन टोन का जो ह्यू है उसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ह्यू को सिलेक्ट कर लिया और
यहाँ पे मैं स्किन के ऊपर सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा ऊपर नीचे करके देखूंगा कहाँ पे मुझे स्किन अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं अभी स्किन प्रॉपर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि स्किन का थोड़ा जो सैचुरेशन है वो भी बढ़ाओ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सैचुरेशन में जाऊंगा और स्किन को सिलेक्ट करके थोड़ा सैचुरेशन को अप करूंगा। ज्यादा नहीं करना है, इतना सही लग रहा है। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ स्किन का जो ब्राइटनेस है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, तो इससे आपका इमेज और भी ज्यादा ब्राइट लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद मैं चाहूँ ये जो पीछे का जो स्काई है उसे सिलेक्ट करके उसका जो लुमिनेंस वैल्यू है वो थोड़ा कम कर सकता हूँ और उसका जो सैचुरेशन है उसे भी थोड़ा बढ़ा सकता हूँ और उसका जो कलर है वो भी मैं चेंज करके एक टील कलर दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा लग रहा है। अगर मुझे ये जो ड्रेस का कलर है उसे चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखते हैं क्या अच्छा लग रहा है। ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसका जो लुमिनेंस वैल्यू है वो भी मैं चाहूँ तो कम कर सकता हूँ। ये ज्यादा कम हो गया तो ये थोड़ा फेक लग रहा है, इतना सही लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा कलर मिक्स का काम हो गया। तो मुझे सिर्फ इस बटन पे फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। अभी मैं चाहूँ थोड़ा सा वाइब्रेंस को बढ़ा सकता हूँ, ये अभी ठीक लग रहा है। अगर मैं सिलेक्टिव में जाऊंगा तो ये जो सेक्शन है इसे मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा जो सिलेक्टिव एडजस्टमेंट था उसे थोड़ा फाइन ट्यून किया और ये जो लेफ्ट हैंड था वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा कलर का एडजस्टमेंट भी हो चुका है। फिर आते हैं इस नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पे मैं स्किन का जो टेक्सचर है उसे थोड़ा स्मूथ करने के लिए ये जो टेक्सचर ऑप्शन है इसे डिक्रीज करूंगा। इससे मेरा जो स्किन है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। मैं सिमिलर पर्पस के लिए क्लैरिटी का भी यूज कर सकता हूँ। तो क्लैरिटी को भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया ताकि मेरा जो स्किन है वो ज्यादा स्मूथ दिखे। ध्यान रखिए ये क्लैरिटी या फिर टेक्सचर स्लाइडर को ज्यादा कम करने से आपका इमेज बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो सकता है, तो इसे बहुत ही स्लाइटली यूज कीजिए। फिर जाके आप यहाँ पे थोड़ा सा डिहेज कर सकते हैं। ये स्लाइडर एक अच्छा सा मिड टोन कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है। फिर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा विनेट का यूज कर सकता हूँ। विनेट को इंक्रीज करने से आपको एक व्हाइट विनेट मिलेगा और डिक्रीज करने पे आपको डार्क विनेट मिलेगा जो हमें चाहिए। तो विनेट को एडजस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विनेट का जो अमाउंट है पहले उसे आप बहुत ही कम कर दीजिए। फिर इसका जो फेदर है वो एकदम कम कर दीजिए तो आपको देखने में आसानी होगा। फिर आप यहाँ से विनेट का जो राउंडनेस है उसे एडजस्ट कर लीजिए। फिर इसका जो मिड पॉइंट है उसे एडजस्ट कीजिए। फिर जाके आप फेदर ऑप्शन को बढ़ाइए और आखिर में आप विनेट का जो अमाउंट है उसे भी एडजस्ट कर दीजिए तो आपको प्रॉपर विनेट देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए हमेशा विनेट का इस्तेमाल कीजिए बहुत ही ध्यान से। ज्यादातर एमेचर फोटो में मैंने देखा है कि विनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और ऑब्वियस कर देते हैं कि आपने विनेट का यूज किया है, जो कभी भी अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से यूज करना है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेन ऐड करूंगा क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्सचर और क्लैरिटी स्लाइडर को डाउन किया है तो यहाँ पे ये इमेज बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिख सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेन ऐड करने से आपका जो सॉफ्टनेस है वो ब्रेकअप हो जाता है और आपका इमेज बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक दिखता है। आप चाहे तो यहाँ पे स्प्लिट टोन में जाके हाईलाइट में और शैडो में कंट्रास्टिंग कलर देके आप चाहे तो एक स्प्लिट टोनिंग का इफेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे स्प्लिट टोनिंग पसंद नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे स्प्लिट टोनिंग यूज नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टैब में आएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा शार्पनेस ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शार्पनिंग स्लाइडर को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और अराउंड 70 मुझे लगता है ये ठीक ठाक है। और मुझे यहाँ पे रेडियस डिटेल मास्किंग में अभी कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है, ये डिफॉल्ट में ठीक है। ये बाद में मैं आपको एक डिटेल ट्यूटोरियल बना दूंगा शार्पनिंग के ऊपर, जहाँ पे ये शार्पनिंग, रेडियस, डिटेल और मास्किंग ये जो 4 ऑप्शन है ये क्या काम करता है आपको पता चलेगा। आप चाहे तो थोड़ा सा नॉइज रिडक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मत कीजिए क्योंकि ज्यादा यूज करने से आपका इमेज बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग सकता है। ये हो गया मेरा एडिटिंग। फिर फाइनली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है ऑप्टिक्स और यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक है रिमूव क्रोमैटिक एबरेशन, जिसे मैं ऑन कर देता हूँ। आपकी इमेज में अगर क्रोमैटिक एबरेशन है तो ये उसे थोड़ा कम कर देगा। क्रोमैटिक एबरेशन क्या है अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे आप चाहे तो लेंस प्रोफाइल करेक्शन भी ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये इमेज कैनन का 50mm 1.8 प्राइम लेंस से कैप्चर किया है तो वो इमेज का जो मेटा डेटा है उसमें था, तो वो लाइटरूम को पता चल रहा है और लाइटरूम के पास इस लेंस का एक प्रोफाइल करेक्शन है जिसका सेटिंग वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड कर दे रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो लेंस का यूज करने से जो विनेटिंग या फिर डिस्टॉर्शन आया था वो ये सेटिंग उसे करेक्शन कर दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम बिफोर एंड आफ्टर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं
हमने इस इमेज को यहाँ से शुरू किया था और फाइनली हमें ये इमेज मिल रहा है, विच आई एम प्रेटी सेटिस्फाइड विद। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये एडिटिंग कैसा लगा। I'd love to know your thoughts। तो इसे हम यहाँ पे सिंपली इस शेयर बटन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर देंगे, तो हमारा फोटो यहाँ पे सेव हो जाएगा। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।